हाय एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु भैया। आज का ये जो वीडियो है वो हर एक आरबीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पूरे के पूरे 7 दिन लगे। पूरा रिसर्च करना पड़ा और पूरी की पूरी डेटा को एक साथ कंबाइन करके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज अपन किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें कि एग्ज़ाम के अंदर या उनके मेन एग्ज़ाम के अंदर उनको आंसर लिखने कैसे होते हैं। हर एक स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उनके टीचर्स भी ये चीज़ नहीं बताते कि उनको आंसर किस तरीके से लिखाए जाते हैं, किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या पॉइंट सिस्टम होता है, किस हिसाब से बोर्ड्स के एग्ज़ाम में कॉपियाँ चेक होती है। और जब मैंने ये चीज़ हमारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जब हमारे टीचर्स ने हमारे जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहे हैं, अभी हमारे साथ जो टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ जब ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करके देखी तो हमें भी शॉकिंग रिजल्ट्स मिले कि ये सच में बहुत बड़ी बात है, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि आंसर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और आंसर्स को लिखते कैसे हैं। आज का ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड होगा आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि हमें आरबीएससी बोर्ड के अंदर इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आंसर्स को लिखना कैसे है, किस तरीके से आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आज का ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन कोई मजाक नहीं होता। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ द पॉइंट्स। स्टार्टिंग के पहले 2 पॉइंट्स। जब भी आपको कोई आंसर कॉपी मिल रही है, आप जब ये वीडियो के अंदर भी देखेंगे कि जब भी आपको कोई आंसर कॉपी मिल रही है तो मेक श्योर आप जो आंसर्स को एक मार्जिन सेट करें, पहले अपनी कॉपीज़ के अंदर मार्जिन बनाएं, लाइक लाइन बनाएं, ड्रॉ करें। ये एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि कॉपीज़ को जब अपन शो कर रहे होते हैं तो उनको नीट एंड क्लीननेस के अंदर, जब स्टूडेंट की कॉपीज़ चेक कर रही होती है ना, तो टीचर्स को ये चीज़ अच्छी लगती है कि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उनको समझने में दिक्कत नहीं हो रही। जब प्रेजेंटेशन अच्छी हो रही होती है, स्टूडेंट्स के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपको आंसर कॉपी मिल रही है मेक श्योर आप मार्जिन सेट करें। दूसरे नंबर का पॉइंट, जब भी आंसर्स लिख रहे हैं तो एक अलाइनमेंट आपका शो होना चाहिए, जिससे कि अगर पॉइंट्स लिख रहे हैं तो पॉइंट के पॉइंट्स लिखने चाहिए। ऐसे अलाइनमेंट आपका शो होना चाहिए जिससे कि एक आपकी अच्छी जो लुक है या आपकी अच्छी इमेज जो है आंसर कॉपी में शो हो रही होगी। थर्ड पॉइंट, जब भी कॉपी में आंसर्स लिख रहे हो याद करो हमेशा कॉपी को लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स कर देते हैं ये चीज़, मैं ये चीज़ उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने देखी है। बहुत से स्टूडेंट्स की कॉपी वो कहीं बीच से अलाइनमेंट चालू कर रहे हैं, मार्जिन सेट नहीं कर रहे होते हैं। जब भी कॉपीज़ आपके पास आ रही है हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखने की कोशिश करें। और जब आपका कोई आंसर ख़त्म हो रहा है या कोई आपका हिंदी में आंसर ख़त्म हो रहा है तो मेक श्योर आप फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लिखें, ताकि इस टीचर को भी लगे कि हाँ भाई इसने जो है आंसर ख़त्म किया। चौथा पॉइंट, जब भी आपको कोई MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उनमें अच्छे से लिखें, क्योंकि मैंने बहुत सी कॉपीज़ देखी हैं जिसके अंदर वो ये चेक कर लेते जैसे B है, इसका आंसर B है, बट कॉपी के अंदर लिख देते कुछ नन ऑफ द अबव, जिससे क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आपके नंबर कट जाते हैं। चौथा पॉइंट, अपठित या पठित गद्यांश। ऐसी कॉपीज़ के अंदर जब भी आपको कोई आंसर लिख रखा है, जैसे कि आंसर एक इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस के अंदर ख़त्म हो रहा है, जैसे कि ये इस व्हाट इज़ हु इज़ दिस, आपको लिखना है द पर्सन, ये जो आप पूछ रहे हो इसका ये है। लाइक स्टार्टिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए जिससे कि एक लगे फ्लो कि हाँ भाई ये कोई आंसर लिख रहा है। डायरेक्ट बिकॉज, ही वॉज, ऐसे सेंटेंस से मत स्टार्ट करना, बिकॉज इससे अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं जाती है। हमेशा हर बार की कहानी है, क्वेश्चन कुछ और लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर कुछ और लिख देंगे। ये चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि क्वेश्चन नंबर आप जो लिख रहे हैं आंसर भी आपको उसी में ही लिखना है। कई बार क्या होता है अपन क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं और अपने को याद अरे रे वो वाला आंसर तो रह गया, उस आंसर को वहाँ पे टेप देते हैं और उससे क्या होता है आपका आंसर तो आपने लिखा, आपने अपनी तरह से मेहनत करी, बट क्या हुआ आपके नंबर वहाँ पे कट गए, क्योंकि आपने जो है क्वेश्चंस जो है वहाँ पे गलत लिख दिया। ये चीज़ हमेशा मिस मत करना। जब भी आप क्वेश्चन जो लिख रहे हैं आप मेक श्योर करें कि आपका आंसर वही है, और आखिरी में हमेशा चेक कर लो कि हाँ भाई आंसर वही लिखा है ना जो मैंने करा है। तो इससे क्या होता है आपके नंबर नहीं कटेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत वर्ड लिमिट की। आपको पूछा गया है कि 60 से 70 शब्दों में अगर कोई उत्तर दीजिए या 1 या 2 पंक्ति के अंदर उत्तर दीजिए, हम लिख देंगे पूरी रामायण जितनी अपने को ज्ञान दे रखी है।
अरे भाई, जब जितना तुमसे पूछा गया उतना जवाब देना वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं सारा का सारा मेरे को जितना पता है मैं लिख दूंगा, मेरे को एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले नहीं है, टीचर फेडअप हो जाएगा और नंबर और ज़्यादा कट जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपको जितना आंसर पूछा गया उतना ही लिखे, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी चीज़ को हाईलाइट करके आप अपने आंसर्स में शो करते हैं, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि आपको आंसर पता है और आप ये दिखाना चाहते हैं कि टीचर का ध्यान लाना चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे आंसर के अंदर। अगर आप ये चीज़ शो करेंगे तो ये आपका एक पॉजिटिव और एक अच्छी इमेज शो करेगा। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, मेक श्योर आप हाईलाइटिंग के ऊपर ज़्यादा वर्क करें। जब भी आंसर लिख रहे हैं, जितना आपको आता है वो मेक श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हाईलाइट करें। जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी जैसे केमिस्ट्री के अंदर किसी की यूनिट लिखी हुई है, यूनिट का जैसे यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी की कोई यूनिट है, तो उसको रिप्रेजेंट कर दे, आप उसको हाईलाइट कर दें, नीचे एक अंडरलाइन कर दे, जिससे कि क्या होगा, टीचर को एक अच्छी इमेज दिखेगी, हाँ भाई इस बच्चे को पता है, ये अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स की आधे से ज़्यादा की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हैंडराइटिंग क्या भैया अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मैं बचपन से अब तक हैंडराइटिंग पे मैंने कभी वर्क नहीं किया, अब मैं एंड टाइम पे क्या करूँ, ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट का रहता है। और इस चीज़ का मैं सिंपली ये जवाब देता हूँ, हैंडराइटिंग डजेंट मैटर, प्रेजेंटेशन मैटर। आप किस ढंग से लिख रहे हैं। देखो, हैंडराइटिंग एक जस्ट मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, हैंडराइटिंग जस्ट एक मीडियम है, आप जिस हिसाब से दिखा रहे हो चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने हैंडराइटिंग लिखी और उस हैंडराइटिंग मेरी गंदी है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं उसको घसीट के लिख रहा हूँ, मेरा आर कुछ एन लिख रहा है, मेरा बी कोई डी दिख रहा है, तो ये गलत चीज़ है ना भाई। जब प्रेजेंटेशन ही तुम्हारी गलत हो रही है तो तुम्हारे नंबर कटेंगे नहीं, क्या कटेंगे। तो उस चीज़ पर वर्क करो कि प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हारी जो हैंडराइटिंग है वो तुम अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, जिससे कि क्या होगा, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, है ना। तुम्हारी राइटिंग भी गंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे अभी इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना कि हैंडराइटिंग गंदी है अब क्या करूं। हैंडराइटिंग अभी मत सुधारो, प्रेजेंटेशन सुधारो। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स को ये पता है कि सेक्शन हमारे 4 है 5 है, जितने सेक्शंस हैं अपने, आप करते क्या हो कि भाई मेरे को ये आंसर पहले आता है, कोई बात नहीं, आपको उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है तो एटलीस्ट आप उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। देखो, जब टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, जब जो सेक्शन वाइज दिखते हैं ना, उनको जब सेक्शन वाइज चीज़ें दिखने लग जाती है ना, तो उनको एक हैप्पी फीलिंग आती है कि हाँ भाई इसने लिखा है तो इसका पढ़ता हूँ, देखता हूँ। और जब आपने है ना क्या करा होता है, सेक्शन डी का ये तीसरा कर दिया, उसके बाद में क्या किया, सेक्शन बी का वो चौथा कर दिया। पता है, जब टीचर्स के पास होती है ना, उनके पास पेपर होता है, उनको बार बार ऐसे फोल्ड करना पड़ता है मार्किंग देखने के लिए। उनको देखना पड़ता है क्वेश्चन क्या था, वो क्या क्वेश्चन था। ऐसी चीज़ों के लिए आपको याद रखना है कि भाई सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करो, जिससे क्या होता है वो पेपर में हाँ भाई ये आंसर ठीक है डन, ऐसे कॉपी चेकिंग होती है। इस चीज़ पे ध्यान रखो भाई। जब तुम्हारे आंसर चेकिंग के लिए अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे नंबर अच्छी तरीके से दिखें, तुम्हारे नंबर कहीं कटे ना, तुम्हें कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो मेक श्योर आप इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखें। जैसे कि अगर कोई आंसर नहीं लिखना, जैसे 3 क्वेश्चन आ गए, मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मेरे को उधर उसके लिए स्पेस छोड़ देनी है भाई। इतनी कॉपी मोटी आती है उधर बोर्ड के अंदर, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें मोटी कॉपी के लिए तुम्हारे को आंसर लिख सकते हो आराम से, तुम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने कॉपीज़ को। बट क्या करते हो तुम लोग, तुम करते हो कि नहीं भाई अभी 3 कर दिया, अब मैं बाद में सेक्शन सी को कर देता हूँ, अब मैं सेक्शन ए को कर देता हूँ, मैं अब खंड अ का कर देता हूँ, स का कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट ब का कर देता हूँ। अरे गलत चीज़ है ये, इन चीज़ों पे सुधार करो। अभी रिसेंट में मेरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर एक पेपर हुआ था जिसका नाम था हिंदी का, अनिवार्य हिंदी का एक एग्ज़ाम हुआ था, और उसके अंदर हमने एक टॉपिक लेके आया था हिंदी के अंदर ऐसे वाला। उस ऐसे वाले के अंदर हमने 5 टॉपिक्स दिए थे, जिसके अंदर एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा था, महंगाई के ऊपर था। ठीक है, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ऐसे राइटिंग के अंदर तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुमने कुछ भी लिख रखा है ना, कुछ भी, मैं लिटरली कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे को नॉलेज भी नहीं है ना, अगर तुम अच्छे से रिप्रेजेंट करके चले गए तो तुम्हारे नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट अगर तुम्हें कुछ आता भी नहीं है और तुम्हें आता भी है और तुमने गंदी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया ना, तुम्हारे 5 की जगह वो 2 नंबर भी नहीं देखे जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसे राइटिंग है, अच्छी तरीके से लिखने की एक बढ़िया तरीका होता है कि हाँ भाई आप ऐसे को पहले सोचो कि हाँ भाई क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मेक श्योर आप कनेक्ट करने जाओ, जैसे ए बी सी डी ये लिखते जाओ दिमाग में। हाँ ठीक है, अब ए लिख दिया मैंने, अब बी से कनेक्ट करना है, बी से सी को कनेक्ट करना है, डी से, और जब ये सारी चीज़ होता है ना, फिर लास्ट में सारांश लिख देना कि हाँ भाई ये चीज़ है। क्या हुआ, तुम्हारा एक बहुत बढ़िया एक फ्लो आया एक रिप्रेजेंट करने के लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता के जा रहा हूँ,
जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो देख रहा है, ये नीचे कमेंट में दिल भेजना वाइट वाला। सुना है जिसने, कॉपी चेकिंग करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारी कॉपी चेकिंग होती है फ्लो के हिसाब से। मींस अगर तुमने राइटिंग एक तुमने तुम्हारा फ्लो लिखा हुआ है ना, एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। जब भी तुम्हारा फ्लो लिखा हुआ है, जैसे ए तुम्हारा ए की जगह जेड आया, मतलब फ्लो टूटा तुम्हारा, मतलब तुमने कुछ सोचा, वहाँ पे तुमने कुछ सोचा, दिमाग लगाया, और तुम्हारा वहीं पे टीचर का ध्यान जाता है कि हाँ भाई इसने कुछ सोचा है, मतलब कुछ अपने से लिखा है, और वहाँ पे वो चीज़ें पढ़ने लग जाता है। जब तुम एक ही फ्लो में लिखते हो ना, तो टीचर को लगता है इसने, जब एक ही हैंड राइटिंग में चीज़ें आने लग जाती है ना, तो उनको लगता है हाँ इसने कुछ सही लिखा होगा, तो वो नंबर दे के चला जाता है। बट अगर तुमने चीज़ों को ही ऐसे कुछ फ्लो तोड़ दिया ना, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है और तुम्हारी जो कॉपी है वो दिक्कत में आ जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर इस चीज़ को ध्यान रखो। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट की, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कम लोग बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो भाई, तुम जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, फलाना लिखना, जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट हर जगह काम आती है। तुम जितना टाइम मैनेज करके चीज़ें चल रहे हो, तुम्हारे को उतना ही फ़ायदा है। अगर एग्ज़ाम है, जैसे 3 घंटे का पेपर है या 3-3.25 घंटे का पेपर है, मेक श्योर आप उस एग्ज़ाम को तोड़ो, ब्रेक करो, अपनी वॉच के अंदर टाइम लगाओ कि हाँ भाई इस घंटे के अंदर मेरे को इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, मेरे को इतना टाइम में इतना कंप्लीट करना है। जब तुम ये चीज़ें करने लगोगे, तुम्हारे को अंदर एक पॉजिटिविटी भी आएगी। ठीक है, इसका प्रॉन है तो कॉन भी है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो और भिड़ते ही तुम इस चीज़ को एप्लीकेबल करते हो, तो तुम्हारा क्या होगा, जिस टाइम अगर तुम्हारा सेक्शन ए इतने मिनट में नहीं हुआ, तुम्हारे वहाँ पे नेगेटिविटी आएगी। तो ये चीज़ जब भी एप्लीकेबल करना, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम लगातार हमारे पेपर दे रहे हो या कहीं से भी पेपर दे रहे हो, डेस्क वर्क कर रहे हो, संजीव को जो कुछ भी कर रहे हो तुम, फलाना लिखना, बट वहाँ तुम जो है टाइम के साथ टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अब टाइम आ चुका है। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, आखिरी के 10 मिनट सबको आपको रिवाइज़ करना है कि कहाँ क्या चीज़ें थी, ताकि आपका जो रिवीजन है वो पेपर का जो आपने लिखा है वो आप करो। आप ये ना सोचो कि हाँ भाई आपका पेपर हो जाए उसके बाद अरे शिट यार काश मैं वो लिख देता, काश मैं वो लिख देती। ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या मेरे जितने भी नोन्स हैं, जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मेक श्योर इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, और एक चीज़ का इम्पोर्टेंटली बता रहा हूँ, पेपर को आप स्मार्ट तरीके से अगर करोगे, तो तुम जो मेरे से मैसेज में पूछते रहते हो भैया मेरे को 1 महीने के अंदर इतने में से इतने ला सकता हूँ, तो उन सभी के लिए हाँ ला सकते हो अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि कॉपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं, ताकि टीचर्स के लिए भी आसानी हो और तुम्हारे लिए भी आसानी हो कि किस तरीके से तुम्हारे बोर्ड में नंबर इंक्रीज़ हो सके। वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे नए हो या जुड़े जल्दी हो, सब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि इस चैनल पे अब तुम्हारे लिए बहुत सा प्यारा कंटेंट आता रहेगा और आएगा भी आगे भी। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि भैया पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कमेंट जाके शेयर कर देना कि भैया ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, कोई सा भी सब्जेक्ट जो आपको चाहते हो, उसके अंदर हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ताकि आपको चीज़ें आसानी हो जाए। और हम चाहते हैं इस बार हम एक इम्पैक्टफुल अच्छा रिजल्ट शो करें। ठीक है, जल्दी से कमेंट में दिल छोड़ के चलना जिसने एंड तक वीडियो देखा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।